जैसे मतलब जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं, या सिंध से जो आपके पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म है जिसके पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे पास? पाकिस्तान में बहरहाल हेपेटाइटिस सी जो इन तमाम वायरसेस में सबसे ज़्यादा है। इसकी जो कोटेड फिगर सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत है वो तकरीबन 4.8% आबादी पाकिस्तान की हेपेटाइटिस सी से अफेक्टेड है। उसमें से कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ में 6 से 7% भी है। कराची में कुछ अरसे पहले एक स्टडी आई थी जिसमें 10% और 11% तक रिपोर्ट की गई थी। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं, तो वेरिएबल है, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है तकरीबन 4.8% तक जो है वो रिपोर्टेड है पाकिस्तान की, जिसकी बेसिस के ऊपर ये 88 लाख जो है मरीजों का तखमीना लगाया गया है। बिल्कुल। तो ये हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है? हेपेटाइटिस सी जो है, जो जितने हेपेटाइटिस की हमारे वायरसेस हैं, इनके बेसिकली 2 तरह से फैलाव है। एक वो जो खुराक के ज़रिए या फुजले के ज़रिए फैलते हैं, जिसको हम फीको ओरल रूट कहते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई आता है। एक वो जो कि खून या जिस्म की रतूबों के थ्रू फैलते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और हेपेटाइटिस डी आता है। ये 3 वायरसेस हैं जिनका जो इंतकाल है या जिनका ट्रांसमिशन है वो एक तरह का है। तो हेपेटाइटिस सी बेसिकली जिस्म की रतूबतों से में मौजूद होता है, जिसमें हमारा लुआब है, हमारा ब्लड है, जो हमारे दूसरी रतूबतें हैं जिस तरह से सेक्सुअल सिक्रीशंस हैं, इनके अंदर ये वायरसेस मौजूद होते हैं। इनके एक्सचेंज से जो है ये वायरस लगते हैं। अच्छा। अब इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। वो क्वैक्स के थ्रू हो रहे हैं, वो डॉक्टर्स के थ्रू हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन की सही प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं तो ये हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अच्छा, इसकी इलामात क्या होती हैं डॉक्टर साहब? क्या लेके पेशेंट कंप्लेंट के साथ आता है? हम हेपेटाइटिस सी की अगर बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस सी 10 में से 8 लोगों में कोई अलामत नहीं देता। अच्छा। ये एक साइलेंट किलर है। ये जिस्म में आता है, खामोशी से 20-25 साल आपके जिस्म में रहेगा, आहिस्ता 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 आपके जिगर को जो है वो डैमेज करेगा। और जब ये अलामत दिखाता है उस वक्त जिगर काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुका होता है। बहुत कम 10 से 15% लोगों के अंदर ये जो हल्का फुल्का बुखार या जिस्म में दर्द करवाता है और उस वजह से अगर टेस्ट हो जाए तो पता चल जाता है। लेकिन 80% लोगों में पता जब चलता है, आप स्पेसिफिकली जाके टेस्ट करवाएं कि जी मुझे हेपेटाइटिस सी अपना टेस्ट कराना है, तो पता चलता है, वरना अलामत नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती। या एम्प्लॉयमेंट के लिए या इंश्योरेंस के लिए या वीज़ा वगैरह के पर्पज़ के लिए लोग जाके टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि जी ब्लड टेस्ट हुआ, तो उनको तकलीफ़ नहीं होती है। क्योंकि ये बीमारी जिस नौइयत की है या आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दाखिल होने के बाद जिगर को ख़त्म करती है। तो जब हेपेटाइटिस सी के अलामात होते हैं वो लिवर फेलियर के अलामात होते हैं आमतौर पे। उस वक्त जिगर काफ़ी हद तक फिर वो पेट में पानी भर गया, जॉइंडिस हो गया, खून की उल्टियाँ आ गई, बेहोशी हो गई, जिस्म फूल गया, ये जो अलामात हैं ये लिवर फेलियर के अलामात हैं। ये अलामात सिरोसिस हमारी किस तरह हम यूज़ करते हैं उसकी अलामात होती हैं। हेपेटाइटिस सी के वायरस की एंट्री आमतौर पे साइलेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस सी के बारे में जैसे अगर देखें तो 2 तरह का है, ये एक्यूट और क्रॉनिक। हेपेटाइटिस जनरली किसी और एक्यूट और क्रॉनिक इसकी प्रेजेंटेशन है। एक्यूट वो जब वायरस आता है तो फौरी तौर पे क्या अलामात आती हैं और जिस्म में क्या तकलीफ होती है। ठीक है। और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो एक्यूट के टाइम पे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। ठीक है। और क्रॉनिक वो होती है जब वायरस आ गया है और बॉडी में सालों से महीनों से मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर को डैमेज करता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जिस तरह हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस कराता है, सिर्फ 1% कंडीशन के अंदर ये एक्यूट हेपेटाइटिस की क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आता है। तो जिसमें यह है कि उल्टियाँ हैं, बुखार है, पेट का दर्द है, पीलिया का होना है, तो ये भूख का ना लगना और बहुत ज़्यादा खाने को देख के जो है जी मतलाना, ये अलामत एक्यूट हेपेटाइटिस में होती हैं जब वायरस आता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिन लोगों को होता है, आमतौर पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अलामत नहीं होती उनमें। अच्छा, वो तो जब जिगर टेस्ट करवाएं तो पता चल रहा होता है, जब जिगर फेल होता है तो फिर उस फेल होने की अलामत आती हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस इटसेल्फ जो है वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा अलामत जिस्म में नहीं दिखा रहा होता। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इस तरह के जो कम कीमत के टेस्ट होते हैं कि लोग अपने बॉडी चेकअप के लिए हर साल वो टेस्ट करा सकें, ऐसे कोई टेस्ट हैं? हर साल की रिकमेंडेशन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बहरहाल इतना कोई लेकिन रिस्क बिहेवियर है कि अगर जो लोग एक दफ़ा टेस्ट कराता है उसको ये पता हो जाता है कि लगेगा कैसे, तो वो अपना ख्याल रख सकता है इसका मतलब। तो इस वजह से ये कि हर साल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर किसी को टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोई मेजर प्रोसीजर या रिस्क
इस किस्म के प्रोसेस से गुजरा है तो उसके बाद रिपीट हो सकता है। टेस्ट जो इसका रैपिड टेस्ट जो फिंगर स्टिक टेस्ट होता है वो बहुत कॉस्ट जिसे कहते हैं ना मिनिमम कॉस्ट के ऊपर है मेरा ख्याल है, मार्केट में कमर्शियली भी जो अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, जो इदारे देखते नहीं है, लेकिन वरना फिंगर स्टिक टेस्ट की जो कॉस्ट है वो 40-50 रुपए है सिर्फ। अच्छा। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज उसमें हज़ारों रुपए कॉस्ट चार्ज कर रही होती हैं, लेकिन वो जो किट है वो 40-50 रुपए की आती है। अच्छा। और गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं जहाँ जहाँ हेपेटाइटिस प्रोग्राम के क्लिनिक्स हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो फिंगर स्टिक टेस्ट हैं। जो ब्लड टेस्ट जिसको हम ELISA टेक्नोलॉजी कहते हैं वो भी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में रेट मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो 1000-1500 से लेके 4-5 हज़ार तक मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ उसको चार्ज करती हैं। लेकिन फिंगर स्टिक टेस्ट एक जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके ऊपर, और वो मेडिकल स्टोर पे वैसे भी मिल जाती है। अच्छा। वो आप चेक कर लें, वो मेडिकल स्टोर वाले भी मेरे ख्याल है 100-150 की बेचते हैं उस किट को, लेकिन ये है कि वो अगेन इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, उसको टेस्ट किया जा सकता है खाली फिंगर स्टिक करके उसके ऊपर ब्लड लगा के। अच्छा, जैसे हम लोग अपना जो शुगर है उसको टेस्ट करते हैं तो इसी तरह किट्स आर अवेलेबल जो कॉस्टली भी नहीं है और बहुत आप आराम से खरीद के अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने घरों के ऊपर एंटीजन टेस्ट किए हैं ना। बिल्कुल तो बेसिकली थोड़ी सी इसमें टेक्निकल डिफरेंस उसमें आता है कि जो आप ब्लड शुगर चेक करते हैं उसमें खाली आप फिंगर स्टिक का ब्लड लगाते हैं और शुगर बताता है, इसमें एक स्टेप और होता है कि उसमें एक सॉल्वेंट होता है वो उसमें मिला के उसको आपने चेक करना होता है, लेकिन वो इतना मुश्किल काम नहीं है और इतना कॉस्टली चीज़ नहीं है, लोग टेस्ट कर सकते हैं घरों में अपने सारे घर वालों के। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो वायरस है हेपेटाइटिस सी का वायरस जो लोग आजकल टैटू बनवा रहे हैं बॉडी के ऊपर या पियर्सिंग जो होती है, क्या ये इन प्रोसीजर्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है? जी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हमारी कम्युनिटी में, गो कि बहुत रिकग्नाइज नहीं है, और ये क्योंकि टैटू बनवाना बहुत कॉमन है भी नहीं। यूरोप वगैरह के अंदर टैटू बनवाना एक बहुत कॉमन सा जिसे कहते हैं फेल है। हमारे यहाँ बहरहाल कुछ कम्युनिटी में प्रैक्टिस की जाती है, सब लोग जनरली नहीं करते हैं, लेकिन नोज़ पियर्सिंग और ईयर पियर्सिंग हमारे यहाँ कहीं ज़्यादा कॉमन है वेस्ट के मुकाबले में, जो बच्चियों के हम करवाते हैं। तो जो भी प्रोसीजर जिसमें बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज़ अंदर जा रही है, कोई निडल जा रही है या कोई इंस्ट्रूमेंट मेडिकल जा रहा है, वो एट रिस्क प्रोसीजर है। तो अगर हम नोज़ पियर्सिंग करवा रहे हैं एक निडल जाएगी, अगर आप ईयर पियर्सिंग करवा रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई निडल जानी है। तो जो भी चीज़ बॉडी के बैरियर को ब्रेक कर रही है, जो कुदरत ने हमें प्रोवाइड किया है, वो एक रिस्क है। तो इनमें इस चीज़ का एहतमाम करना कि जो नीडल है वो फ्रेश यूज़ होती हो और एक सर्टिफाइड सेंटर से करवाएं जहाँ पे इस चीज़ का तसल्ली हो कि वो एक स्टेरिलाइज जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और उसके बाद वो जो नीडल है वो तो फॉर श्योर हर दफ़ा चेंज होनी चाहिए। और इवन अभी आपने ये सवाल किया नहीं है, लेकिन जो ख्वातीन पार्लर्स पे जाती हैं, यही अगला मेरा सवाल था कि इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पियर्सिंग, आपके जो मैनिक्योर पेडिक्योर हैं ये प्रोसीजर्स भी रिस्क प्रोसीजर हैं, आपके नेल क्लिपर्स हैं ये भी एट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये बहुत कॉस्ट नहीं है इसकी। अगर आप पर्सनल जो है किट अपनी लेके जाएं, अगर आप किसी पार्लर पे जाते हैं और अपनी किट उनको दें कि आप मेरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, ये बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये लाइफ सेविंग इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि भाई जो ख़वातीन पार्लर या इस तरह हर कोई जाता है, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी चीज़ें, अपने स्पंजेस, अपने नेल कटर्स, अपनी जो मैनिक्योर या पेडिक्योर की किट्स हैं उसको एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़दशा या जो चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास भी स्टेरिलाइज सामान है या आप कहीं और जा रहे हैं इस तरह के प्रोसीजर मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, तो वो भी वहाँ पे भी इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है कि चीज़ें स्टेरिलाइज हों। लेकिन जो एक बड़ी ख़वातीन के अंदर परसेंटेज है जो सफ़र कर रही है इस बीमारी से या जिनके अंदर ये इन्फेक्शन आ रहा है, वो एक हम कहेंगे कि पार्लर्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स जहाँ से ये चीज़ आ रही है। इसके अलावा डेंटिस्ट के पास से भी अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जितनी भी हैं, अगर वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते हैं तो वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है बीमारी फैलाने की रादर देन। और उसके अंदर जिस तरह से डेंटल प्रोसीजर्स हैं, बहुत हाई रिस्क प्रोसीजर्स होते हैं। इवन जो अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले लड़काना के अंदर एक HIV का बच्चों के अंदर इंसिडेंस हुआ था। HIV की ट्रांसमिशन भी हेपेटाइटिस B/C की तरह से ही है कि ब्लड बोर्न डिजीज में आती है। तो वो भी रीयूज ऑफ सिरिंजेस थी कि मार्केट के अंदर रीयूज रीपैक्ड सिरिंजेस अवेलेबल थी जो कि वहाँ पे फ्रीली बिक रही थी, और उसको जब कंट्रोल किया गया तो काफ़ी ट्रांसमिशन कम हो गई। बिल्कुल। तो ये जितने मेडिकल प्रोसीजर्स हैं इसमें इंश्योर करना
आपके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या तो वो जो रीयूज इंस्ट्रूमेंट हैं वो सर्टिफाइड इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो रीयूज़ किए जा सकते हैं और उसके बाद उसकी रीप्रोसेसिंग की गई है फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल और वो तरीके से की गई है। सिरिंजेस जितनी दफ़ा इस्तेमाल करें वो हमेशा फ्रेश होनी चाहिए किसी अच्छी कंपनी की, ताकि वो रीपैक वाली उस तरह की ना हो, कि प्रॉपर एक बेहतर उसकी जो है सिरिंजेस हों। क्योंकि जो एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ बहुत तवज्जो नहीं है वो पब्लिक हेल्थ से मतलब उसके रिलेटेड तो नहीं है, वो पॉलिसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके वेस्ट की कोई जिसे कहते हैं ऑडिट नहीं है कि भाई आपकी फॉर एग्जांपल आप गिव एन एग्जांपल कि जिना हॉस्पिटल के अंदर 1000 सिरिंजेस डेली यूज़ होती हैं, तो वो 1000 सिरिंजेस जा कहाँ रही हैं? क्या वो सारी की सारी इंसिनरेट हो रही हैं या वहाँ से कहीं बाहर तो नहीं बिक रही हैं? उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद नहीं है। यू कैन नॉट मेक एनीवन अकाउंटेबल कि वो जो वेस्ट है वो प्रॉपरली वेस्ट, और बहुत सारे तो हॉस्पिटल्स के अंदर इंसिनरेटर्स ही मौजूद नहीं है बिल्कुल। तो कराची के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो फिर भी ये फैसिलिटीज़ है, वी गो आउट ऑफ द बिल्कुल। लड़काना की मैं बात कर रहा था कुछ साल पहले, तो वहाँ पर वो इंसिनरेटर फंक्शनल नहीं था, वो दे वर थ्रोइंग अवे एंड देन दे रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉजिंग टू द सोसाइटी। तो डेफिनेटली जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके अंदर काफ़ी काम किया और दे मेड इट जैसे कि फंक्शनल, और वहाँ पे इस वक्त जो है इंसिनरेटर इंस्टॉल्ड है और वहाँ पे मौजूद है हॉस्पिटल। लेकिन ये हॉस्पिटल वेस्ट की जो निगरानी है और उसका ऑडिट है और उसको इंश्योर करना, क्योंकि ये इन्फेक्टिव मटेरियल होता है बिल्कुल, और उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, उसको इंश्योर करना चाहिए। प्रॉपर हैंडलर्स होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि वो जमादार जो घर का कचरा ले जा रहा है वही साथ उन सामान को भी लेके जा रहा है एक घर से दूसरे घर। शायद वही जाएगा जो जेनेटरी वर्कर्स जेनेटोरियल स्टाफ हमारा है, लेकिन ये कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर उसकी लेबलिंग होती है कि जो हाई रिस्क आपने उसको सॉर्ट आउट होते हैं, कलर कोडिंग होती है, उसके तहत उनको जो है डिस्पोज ऑफ होना चाहिए कि जो हाई रिस्क हैं, बॉडी फ्लूइड हैजर्ड बायो हैजर्ड मटीरियल है उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा, जो रूटीन रिसाइकिलेबल मटेरियल्स हैं उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये था कि क्या अगर घर में किसी एक बंदे को हेपेटाइटिस सी हो गया है, जैसे घर में से बहन भाई में से किसी एक को हो गया है या माँ बाप में से किसी एक को हो गया है, तो अब बाकी घर वालों को भी हेपेटाइटिस सी होगा, या इससे बचाव के कैसे हम वो कर सकते हैं, या उस बंदे को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए सारी जिंदगी के लिए? इस सीजन में एक सवाल कि अगर हो गया है तो पहले तो उसके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए घर में। देखिए हेपेटाइटिस सी या बी फॉर दैट मैटर साथ बैठ के खाने पीने से, बात करने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो कोई हर्ज नहीं है अगर एक घर के अंदर एक हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है तो साथ का बर्तनों धुलने के बाद बर्तन या शेयर करने से नहीं फैलना, ठीक है ना। बर्तन तो धुल जाते हैं, तो ये नहीं है कि उनके बाप बर्तन अलग कर दें, उसकी ग्लासें अलग कर दें, उसको अलग कुर्सी पे बिठा के आप खाना खिलाएं। ये डिस्क्रिमिनेशन हेपेटाइटिस के पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं है, उससे कोई एडेड बेनिफिट नहीं होता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक फैमिली में अगर एक मरीज़ है तो उस फैमिली के रिस्क और बिहेवियर्स एक जैसे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जो मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे भी वही उसी तरह के, मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ मेरे बच्चे और मेरी बीवी, मेरे माँ बाप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो जो मुझे रिस्क फैक्टर्स है, काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स वो उनको भी हैं, उनका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बीइंग एज ए हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, मेरा एक एडिड जिसे कहते हैं एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द फैमिलीज जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर नहीं है या कोई हाई रिस्क बिहेवियर प्रोफेशन नहीं है, उनके रिस्क एंड बिहेवियर्स एक जैसे होते हैं। तो वो उसी सर्कमस्टेंसेस में जब पले बढ़े हैं तो 2 से 3 गुना ज़्यादा रिस्क है किसी और आदमी के मुकाबले में कि उसमें आपको हेपेटाइटिस का दूसरा पेशेंट मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में या जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, अगर एक घर का एक पेशेंट है तो क्या जो उसके बाकी घर वाले हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है? ये रिकमेंडेशन मौजूद है कि अगर आपको किसी भी फैमिली से एक पेशेंट का जिसको हम इंडेक्स पेशेंट कहते हैं कि वो मिलता है तो बाकी सारी फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सबको टेस्ट कराने चाहिए। क्योंकि वो पेशेंट तो शायद बीमारी में, जब हमने बात की कि हेपेटाइटिस सी का पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है तो उस वक्त तो लिवर फेलियर के सिम्टम के साथ आता है ना, तो वो तो जिगर ख़राब हो चुका उसका। लेकिन आप जिनको अलामात नहीं है वो टेस्ट करा लें, तो ख़राब होने से पहले उसका बड़ा इफेक्टिव इलाज मौजूद है, वो इलाज कर लें, वो नहीं होगा उनका ख़राब। तो ये टेस्ट करने की रिकमेंडेशन है कि एक घर में अगर एक जैसे कहते हैं मेंबर को है तो बाकी सब लोग अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अगर पेशेंट फीमेल पेशेंट हेपेटाइटिस सी का शिकार है तो क्या वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने बच्चे में वो ट्रांसमिट कर सकती है हेपेटाइटिस सी वायरस? या हमने बात की ब्लड से होता है तो रिस्क तो मौजूद है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जितने वायरसेस हैं या जितनी बीमारियां हैं जो कि ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट माँ से बच्चे में हो सकती हैं,
जिसको मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हम कहते हैं, हेपेटाइटिस सी का रिस्क सबसे कम है। और जितना भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कम करने की कोई इंटरवेंशन मेडिकल मौजूद नहीं है। तो है रिस्क, लेकिन बड़ा कम रिस्क है। ठीक है। जो दूसरी बीमारियां HIV से जब हम कंपेयर करते हैं, हेपेटाइटिस बी से जब हम कंपेयर करते हैं, तो और फिर उनमें इंटरवेंशन मौजूद है कि जिससे आप उसके रिस्क को कम भी कर सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी का रिस्क कुदरती तौर पे कम है, लेकिन है। अच्छा, क्या जो दूध पिलाने वाली माँ है वो उसके दूध से भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकता है ये वायरस या? जी नहीं, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं क्योंकि क्लिनिक करता हूँ जहाँ गायनी से रेफर होते हैं पेशेंट और ऑप्स के पेशेंट्स हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ हेल्थ बिहेवियर ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन के टेस्ट करवा लिए जाते हैं जो एडवाइस कर लिए जाएं। अदरवाइज शायद पूरे साल 2 साल जब तक दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी की एक्सेस बहुत कम होती है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। काफ़ी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एंटीनेटल क्लिनिक होती हैं वो टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन आती हैं कि भी हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है। पहली चीज़ तो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि दवाएं हैं वो सेफ़ नहीं हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम इलाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि प्रेगनेंसी से प्रेग्नेंट मदर से बच्चे में जो हमने पहले डिस्कस किया कि रिस्क है, लेकिन बहुत कम है। फिर मरहला आता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो अब उसको दूध पिलाया जाए नहीं पिलाया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे इवन डॉक्टर्स की अवेयरनेस कम है कि माँ के दूध से बच्चे को लगने के चांसेस बहुत कम है। उससे तो ज़्यादा शायद चांसेस हमल के दौरान बच्चे को लगने के थे, लेकिन माँ के दूध से जितनी उस बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होगी और सारी ज़िंदगी के लिए उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत और उसका जिस्म का डेवलपमेंट है, उस रिस्क के मुकाबले में हेपेटाइटिस सी का रिस्क बहुत नेग्लिजिबल है। तो जितनी दुनिया में सोसाइटीज़ हैं वो सब रिकमेंड करती हैं कि अगर हेपेटाइटिस सी की खातून बच्चे की विलादत होती है तो वो दूध पिलाएं। दूध पिलाने में ऐसा कोई रिस्क नहीं है बच्चे को कि वो जो दूध ना पिलाने की सूरत में हेपेटाइटिस सी के अलावा उसको दुनिया भर के रिस्क है और उसके जो ग्रोथ नहीं होनी है, इन्फेक्शन होनी है और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो वो जो सारा का सारा जिस्म की डेवलपमेंट कुदरत ने ये जो दूध दिया है माँ को, उसकी बहुत यूटिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ बात हो रही थी, जो हमारे यहाँ इवन रूरल एरियाज़ के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो कम होती जा रही है। इवन बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में बताया गया कि 10% ख़वातीन दूध पिला रही हैं। मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पाउडर मिल्क अवेलेबल नहीं है, फिर भी उनके वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में कहीं मना नहीं किया गया, कोई नहीं कहता। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है 6 महीने, हम ये उनको कहते हैं कि 6 महीने आप बच्चे को दूध पिलाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से उस औरत के ऊपर उस बच्चे का हक है तो उसको दें। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लें कि आपने जो है अपना इलाज कराना है, तो बच्चे को 6 महीने के बाद आप जो है वो वीन ऑफ करके फीडिंग से और फिर अपना इलाज करा लें। लेकिन ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर एक प्रेगनेंसी में पता चल गया है तो दूसरी प्रेगनेंसी होने से पहले हेपेटाइटिस सी का इलाज हो जाए। अच्छा, तो ड्यूरिंग फीडिंग भी मदर इलाज नहीं करा सकती डिलीवरी के बाद? और नहीं, अच्छा, 6 महीने तक 6 महीने तक जब बच्चे को दूध पिलाएं उसके बाद हम इलाज करते हैं। डिलेमा ये है कि बहुत सी दफ़ा जब हम ये बात कहते हैं तो पता चलता है अगली प्रेगनेंसी के साथ आ जाती है। बिल्कुल ख़वातीन ड्यूरिंग द फीडिंग। तो ये ज़रूर हो कि कॉन्ट्रासेप्शन हो, 6 महीने बच्चे को दूध पिलाएं और उसके बाद अपना इलाज कराएं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का इलाज लंबा नहीं है। आमतौर पे ये यंग ख़वातीन होती हैं, इनका लिवर फेल नहीं होता है, इनको स्क्रीनिंग से पता चला होता है। तो 3 महीने का इलाज है, एक गोली आपने देनी है, 3 महीने देनी है। उससे हेपेटाइटिस सी के ठीक होने के सक्सेस रेट जो है वो 95% है कि हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाए उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी ख़वातीन जो भी ये सुन रहे हैं या आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी खातून जो इस बीमारी हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, प्रेग्नेंट हैं और दिल बर्दाश्ता हुई हुई हैं कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकेंगी या उनसे उनके बच्चे में ये बीमारी लगने के चांसेस हैं, तो डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये चांसेस बहुत कम हैं ट्रांसमिट होने के फ्रॉम मदर टू बेबी। और सेकेंडली कि ऐसी माएँ अपने बच्चों को बेझिझक दूध पिला सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कोई स्पेसिफिक, जैसे हमने टेस्ट आपने स्टार्ट में हमें बताया कि स्टिक टेस्ट भी है या इस तरह भी है, तो जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कि भाई ब्लड का जो भी टेस्ट है, तो वो कौन से टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं? हम मुख्तलिफ मराहिल में करते हैं। एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हमने कहा कि कोई जो फिंगर स्टिक टेस्ट है और जो जिसको हम RDT या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, उसके थ्रू हम स्क्रीन कर सकते हैं।
हेपेटाइटिस सी को इलाज की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी आपके जिस्म में जब दाखिल होता है ना तो 50-50 चांसेस हैं कि ये या तो कुदरतन हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत इसको ख़त्म कर देगी, किल कर देगी, 50% चांसेस इस बात के हैं कि ये जिस्म में रह जाएगा और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की सूरत में आगे जाके आपको परेशान कर सकता है। तो वायरस मौजूद है या नहीं है, एक स्क्रीनिंग के बाद हम ये टेस्ट करते हैं कंफर्मेशन का, जिसको हम PCR टेस्ट या इसको वायरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। आई एम सॉरी। उसकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी रैपिड टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वहीं पे आपको विद इन 10 मिनट्स पता चल जाए, या जिसका आम तौर पे लेबॉर्ट्री बेस्ड टेस्ट है, इसको हम PCR हम करेंगे। मतलब इस बीमारी का इलाज मौजूद है या ये बस हो गई, और मतलब अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो इसका इलाज है क्या, या ये हमेशा पूरी ताहयात रहेगी? हाँ, पिछली वाली बात पूरी कर लेते हैं कि जो हम कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो PCR होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम फैसला करते हैं इलाज करना है। उसके बाद एक बेसिक सिंपल जो हम आजकल प्रमोट करते हैं, एक प्लेटलेट काउंट है और एक AST का टेस्ट है, जो सिंपल ब्लड टेस्ट किसी भी लेबॉर्ट्री में आम से अवेलेबल होते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर रिस्क हम डिफाइन करते हैं कि लिवर डैमेज है या नहीं है, और उसकी बेसिस के ऊपर इलाज हो जाता है। हेपेटाइटिस सी का बड़ा इफेक्टिव इलाज मौजूद है, और आमतौर पे 80% पेशेंट्स जिनके अंदर जिगर कमज़ोर ना हुआ हो, सिरोसिस ना हो, तो 3 महीने की सिंगल पिल की सूरत में भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, क्या ये इलाज जो ये मेडिसिन्स हैं या इस तरह हैं, जैसे TB में गवर्नमेंट का बड़ा रोल है या फ्री मेडिसिन्स दी जाती हैं, तो क्या इसमें भी फ्री मेडिसिन्स या इस तरह का है सिस्टम अवेलेबल? लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग तो अफोर्डेबिलिटी की वजह से ही शायद नहीं एक्सेस कर पाते। गवर्नमेंट का काफ़ी इफेक्टिव इसमें जो है प्रोग्राम मौजूद है, और मेरा ख्याल है सिर्फ कराची के अंदर 18 या 20 के करीब डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है, टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि फ्री PCR, क्योंकि PCR थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट है, वो गवर्नमेंट फ्री करवाती है इन पेशेंट्स का, स्क्रीनिंग भी फ्री हो जाती है। जो दवा है वो भी फ्री अवेलेबल है। जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के क्लिनिक्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें जना हॉस्पिटल भी है, सिविल हॉस्पिटल भी है, अब्बासी भी है, और उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और कुछ डिस्पेंसरीज हैं, उनके ऊपर ये दवाएं अवेलेबल है। रूरल सिंध के अंदर इवन PPHI के जितने क्लिनिक्स हैं उनके ऊपर हमने इसको इंश्योर किया है कि ये दवाएं अवेलेबल है। तो जो PPHI के सेंटर्स के अंदर, इवन बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर, उनके जो है जो बेसिक डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये दवाएं अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हूसोएवर वॉक्स इन, और उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप जाते हैं उनके ऊपर अपने टेस्ट को, बेसिक उनका एक टेस्टिंग क्राइटेरिया हमने कहा कि PCR करेंगे या प्री टेस्ट करेंगे, उसकी बेसिस पे 3 महीने देनी है या 6 महीने देनी है, वो दवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वो दवाएँ अवेलेबल हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस C होता है तो वो अपने जिगर को मजीद डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, एक वायरस हो गया है, सिंगल हिट हो गई है, ठीक है ना। अगर हमारी गाड़ी कमज़ोर होते हैं, टायर कमज़ोर होते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं कि उसको कच्चे रोड पे ना चलाएं। तो अगर जिनको हेपेटाइटिस हो गया, इनका जिगर कमज़ोर हो गया, तो हमें ये इंश्योर करना है कि लिवर को डैमेज करने वाले दूसरे बिहेवियर्स को अवॉइड करें, जैसे कि अल्कोहल का इंटेक है बहुत ज़्यादा, इवन मीठे का, लोगों को आज तक ये रियलाइजेशन नहीं है कि अल्कोहल भी एक, जिसे कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट है, और जो मिठा हम खाते हैं, जो मिठाइयाँ हम खाते हैं, जो जूसेस हम पीते हैं, वो सब भी मीठे हैं, वो भी लिवर को डैमेज करते हैं, और शायद उतना ही डैमेज करते हैं कि जितना अल्कोहल कर सकता है। तो जो मीठे का इस्तेमाल है, बेकरी आइटम्स का, और हमारी जो स्टेपल डाइट है, हम चावल रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, दैट ऑल्सो डैमेज टू द लिवर। तो वो मीठे के इस्तेमाल को कम करें। मोटापा जो है वो लिवर को डैमेज कर रहा होता है, तो वो वेट कंट्रोल करें अपना, इसकी बिहेवियर, जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं, जो कि हेपेटाइटिस B के या HIV वगैरह की रिस्क को बढ़ा रहे हैं, उनको अवॉइड करें। बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है कि वो वैक्सीनेशन है। कि हेपेटाइटिस के जो C तो एक वायरस है ना, हमने शुरू में बात की थी, ये डिफरेंट वायरसेस है ना, और एक मरीज़ को एक से ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। तो हेपेटाइटिस A की वैक्सीन मौजूद है, हमारे पास B की वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस E की वैक्सीन मौजूद है। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरसेस जो हैं उनकी तो वैक्सीन लगवाएं, और उन वायरसेस से तो एटलीस्ट रिस्क बचाएं, क्योंकि जिगर कमज़ोर है, आप उसको कोई हल्की हिट भी डैमेज कर सकती है जो नॉर्मल आदमी शायद बर्दाश्त कर सकता होगा। तो इस चीज़ को समझते हुए लिवर हेल्दी बिहेवियर जो है ना वो अडॉप्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, और जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरसेस हैं, इसमें हेपेटाइटिस B की वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अवेलेबल है। A और E की अभी तक गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर फ्री नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है। दे कैन यूज दैट टू प्रिवेंट दीज वायरसेस। तो क्या ये जो हेपेटाइटिस C का मुतासिरा शख्स है, ये अपनी रेगुलर रूटीन के काम कर सकता है, या इसको बिल्कुल बिठा दें, बेड रेस्ट पे कर दें, क्या डॉक्टर साहब? देखिए, हेपेटाइटिस का कोई मैंने कहा ना 80% लोगों में तो अलामात ही नहीं होती हैं, दे कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ, ठीक।
जिन लोगों का जिगर कमज़ोर हो जाता है और सिरोसिस सेट इन करती है, उनमें डेफिनेटली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कुछ होती हैं, उनकी फिजिकल एंड्योरेंस कम हो जाती है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट आस के भाई वो बिस्तर पे बैठ जाए, अनलेस के लिवर बिल्कुल फेल है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, जो कि उसका यही नहीं पता कि घर से निकलेगा तो रास्ते में कहीं गिरा ना जाए, क्योंकि मेंटल कैपेसिटी कम हो जाती है जब लिवर फेलियर में होता है। अदरवाइज तो ये पेशेंट जो 90% पेशेंट है, एक नॉर्मल आदमी की तरह अपना काम कर सकते हैं, अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। तो सिर्फ जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसको इंश्योर करना होता है कि उनके जिस्म में वायरस मौजूद ना हो, क्योंकि वो दूसरों के लिए रिस्क हो सकते हैं, वो हाई रिस्क प्रोसीजर्स कर रहे हैं। इसी तरह फायर फाइटर्स हैं या पुलिस वाले हैं, तो जिन लोगों के इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, या इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं जो कि हमारे उसमें हाई रिस्क प्रोफेशंस हैं, उनमें इस चीज़ को इंश्योर करना कि वायरीमिया ना हो, जिस्म के अंदर वायरस सर्कुलेट ना कर रहा हो, ये एक सेपरेट एलिमेंट है। लेकिन उनको अनफिट करना अनलेस कि लिवर फेल्ड है और एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं नाजरीन को कि गवर्नमेंट का क्या इस सब में रोल है, मतलब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं या क्या रोल हमारी सिंध गवर्नमेंट इसमें अदा कर रही है? एक तो जिसमें हमने बात की है चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हेपेटाइटिस, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके तहत जो है पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे PCR की फैसिलिटी और फ्री मेडिकेशन और टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको स्पॉन्सर कर रही है। लास्ट ईयर इनफैक्ट 2022 के अंदर जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं हमारी, जो अभी भी हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पेचो, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं मुराद अली शाह साहब ने, इन लोगों के साथ हमारी कंसल्टेशन हुई थी, जिसमें क्योंकि ये जो फिगर्स हमने बात की ना कि हम तो कुछ अरसे से ये फिगर्स को देख रहे थे और इसको मुख्तलिफ क्वार्टर्स को खटखटा रहे थे, तो दे हैव टेकन अ डिसीजन कि हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट किया जाए। बिल्कुल, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं WHO के, उसमें भी हेपेटाइटिस का जो खात्मा है उसके ऊपर सिग्नेटरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और विर्च्यू ऑफ दैट ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी ये बात गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हुई थी कि भाई हमें एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। बिल्कुल। एंड लकीली गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैव टेकन द लीड एंड उन्होंने HCV एलिमिनेशन प्रोग्राम अपना लॉन्च किया, और हमने इसका एक पायलट जो है लास्ट ईयर कंबर के अंदर एक तालुका के अंदर किया, जिसमें 4 लाख की आबादी को कम्प्लीटली स्क्रीन किया और उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट दी एट देयर डोर स्टेप। ओके, फ्री तो ट्रीटमेंट, फ्री डायग्नोस्टिक्स। आपने उनको लोगों को स्क्रीन किया एंड जो लोग पॉजिटिव आए उनको जी उन सबको हमने फ्री ट्रीटमेंट एट द डोर स्टेप दी है। अब कंबर डिस्ट्रिक्ट का हमारा चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन कुछ फाइनेंशियल डिलेज हुए हैं इस प्रोग्राम में। इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय दिस टाइम, लेकिन अब हमने दोबारा से उनको मेडिकेशंस प्रोक्योर करके और ट्रीटमेंट करके, स्क्रीनिंग वाला और डायग्नोस्टिक वाला फेज़ कंप्लीट हो चुका था हमारा, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट वाला फेज़ क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिले हुई है, तो अब हम कंबर की जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी तकरीबन 13 लाख की आबादी है, वी विल एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 to 3 months, एंड दिस इज ऑल फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय निगहबान ट्रस्ट with the help of PPHI, WHO and some other partners, जिसमें the Health Foundation है, but all funding is coming from the government of Sindh, और जो district management है वो सारी की सारी एज ए stakeholder है इसमें हमारी, कि जो DHOs हैं, जो DCs हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे प्रोग्राम में थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट। और हमने डोर टू डोर जो है एवरी जिसे कहते हैं 12 ईयर अबव को स्क्रीन करके, और जो उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम ट्रीट करके उसके बाद उनके PCR टेस्ट करके इंश्योर कर रहे हैं कि सिमिलरली यही प्रोजेक्ट हमने जो है कराची के अंदर, केमाड़ी के अंदर शुरू कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फंडिंग बिकॉज ऑफ द डिले ऑन इलेक्शन थोड़ा सा वो उस हिट हुआ है कि जो हमारी टाइमलाइंस डिले हुई हैं, बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इन नेक्स्ट 5-6 ईयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज प्लानिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द सिंध। ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया, और जो बर्डन है ऑफ दिस डिजीज़ इन आवर कम्युनिटी उसको कम करने के लिए एफर्ट्स जारी रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े उस पे हैं, तो आप ये बताएंगे कि ये सिर्फ सिंध में ही काम हो रहा है या पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर किया जा रहा है यही इनिशिएटिव? ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल चली जाएगी, लेकिन इस स्केल के ऊपर अब तक सिर्फ सिंध ने शुरू किया। पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एलिमिनेशन वाज पायलट वाज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन करतारपुर, और इसको एक्चुअली मॉडल किया जा रहा है कि इजिप्ट ने जो है, इजिप्ट वाज द हाईएस्ट कंट्री ना पाकिस्तान से पहले, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के पेशेंट से सबसे ज़्यादा शरह थी वहाँ पे, बट विद इन 2 years टाइम दे कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हेपेटाइटिस सी फ्रॉम होल कंट्री।
तो वो इजिप्ट मॉडल को फॉलो करते हुए कि भाई डोर टू डोर करना पड़ेगा, ये जो हेपेटाइटिस क्लिनिक्स बनाई हुई हैं इसके ऊपर मरीज़ नहीं आएंगे, और जब बिल्कुल। तक आप सिग्निफिकेंट नंबर कम नहीं करेंगे कम्युनिटी के अंदर पेशेंट्स की, तो वो ट्रांसमिशन को आप कम नहीं कर सकते। तो ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने पायलट तो किया था, लेकिन उसका आई एम अभी नॉट अवेयर कि ऐसा execution- कोई हाँ, मेजर उन्होंने, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पूरा कंबर डिस्ट्रिक्ट का लिया है, केवाड़ी को बिल्कुल। उन्होंने पिक किया है, इस साल के फिजिकल ईयर में पूरी केवाड़ी डिस्ट्रिक्ट प्लान्ड है, और प्रॉब्ली वन मोर डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी प्लान्ड। तो इतने लार्ज स्केल के ऊपर अभी तक बिल्कुल। किसी और गवर्नमेंट ने जो है शुरू बिल्कुल। नहीं किया, जो मैं आई एम नॉट अवेयर इफ दे हैव स्टार्टेड विद। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स ले रही है तो हमें ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और उन हेल्थ वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, या उनके लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। बस अच्छा, भाई इस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट तवज्जो से मेरी यही है कि जहाँ जहाँ हमारे टीम आ रही है, क्योंकि हम बिल्कुल। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, कम्युनिटी लीडर्स को, उनको इन्वॉल्व करके कर रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं सारे के प्रोसेस को, कि किसी स्पेशलिस्ट के पास लंबी बिल्कुल। कतारों में बड़े अस्पतालों में आपने नहीं जाना। आपके पास टीम आएगी, घर आपका फिंगर टेस्ट करेगी, आपका एक सिरिंज में ब्लड लेके जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता वायरस मौजूद होगा तो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा मोबाइल पे। अगर आप नियर बाय फैसिलिटी जो कि 5-7 किलोमीटर के अंदर लाइकली होगी आपके घर के, वहाँ आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके घर पे पहुँचाई जाएगी। आप उन टीम के साथ लोकल जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं, जो हमारी टीम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें और ट्रस्ट करें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंशाल्लाह हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर देगी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, याद रखें कि हेपेटाइटिस की बरवक्त तशख़ीस और जल्द से जल्द इलाज करना असल अहम है, ताकि इस बीमारी को शिद्दत को कम किया जा सके और ना सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी को बचाया जा सके, बल्कि साथ साथ उसकी ज़िंदगी और सेहत को बहाल किया जा सके। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया है तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, ताकि हम आप तक उसके बारे में मज़ीद आगाही पहुंचा सकें। और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते अगले प्रोग्राम के साथ हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।